नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, क्लास 12 चैप्टर 11 पार्ट 1 हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। रेबल्स एंड द राज आप लोगों की थर्ड बुक है, तीसरी बुक है क्लास 12 की। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सिर्फ देख कर मेरी वीडियोस को ना जाए, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं रेबल्स इन द राज। इस चैप्टर में 1857 का जो रिवोल्ट था या फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो क्रांति लोग यहाँ के इंडियन लोग बोलते हैं, वो सब के बारे में इस चैप्टर में है। कहाँ किस समय से क्या क्या हुआ था। बिगिन एज अ सिपाही म्यूटिनी। सबसे पहले जब 10 मई को शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले शुरुआत जो सिपाहीज थे, इंडियन सिपाही थे, भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनकी सेना में भर्ती थे, उन लोगों ने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था, वहां से हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे ये मेरठ के शहर से शुरू होते हुए बाकी कई सारे जगह पर फैल गया था, जिसमें नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली रीजन में सबसे ज्यादा था, बाकी जगह थोड़ा कम था। मेजर एग्रेशंस इन जगह पर थे। और उसके बाद सिपाहियों ने शुरू किया, और जो लोकल लोग थे, आम आदमी था, वो भी पीड़ित था, भारतीय। तो सबने मिलकर सिपाहियों का साथ दिया, और इसमें इसीलिए फिर ये पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से इसीलिए जानी गई कि इसमें स्वतंत्रता के लिए सब लोग, आम जनता, वो सब इसमें शामिल हो गए थे। अब जो टाइमलाइन जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। 1801 सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय वेलेस्ली इन अवध। अवध में सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लोड वैसे हम लोग के लिए तो अच्छा नहीं लगता, वो लोग उनको खुद को लोड बोलते थे। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था अवध से। 56 और 57 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट फिर वहां पर अवध में ब्रिटिश लोगों ने कर दिया था, वहां के नवाब को हटाकर। और वो ताज़ी मेमोरी थी अवध की एनेक्सेशन की। और 1857 10 मई को म्यूटनी मेरठ में स्टार्ट हुई थी। विद्रोह मेरठ में सिपाही विद्रोह की शुरुआत से हुआ था, और इसको हम लोग, मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं, वो कहते थे कि भाई ये कोई क्रांति नहीं है, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, इन लोगों को डिसिप्लिन में रहना नहीं आता है, ऐसे ही बेकार लोग हैं ये तो 11-12 मई को फिर हुआ था दिल्ली गैरिसन रिवोल्ट। बहादुर शाह एक्सेप्ट्स नॉमिनल लीडरशिप। बहादुर शाह तक ये बात पहुंच गई थी, और उन्होंने लीडरशिप, नॉमिनल लीडरशिप, सिर्फ नाम के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, काफी दबाव के बाद। फिर 20 से 27 मई तक सिपाही म्यूटिनी इन अलीगढ़, इटावा में पूरी मतलब यूपी के और दूसरे जगह पर। 30 मई में लखनऊ में हुआ था। मई जून म्यूटिनी टर्न्स इनटू अ जनरल रिवोल्ट ऑफ द पीपल। और फिर मई में शुरू हुआ, तो मई जून तक ही, 2 महीने के अंदर ही सिपाहियों के साथ साथ जो आम जनता है, लोगों के विद्रोह के रूप में ये क्रांति फैल गई थी। 30 जून को ब्रिटिश सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिनाब। काफी जगह पर शुरुआत में, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति 10 मई को जो शुरू हुई थी, वो 1.5 साल लगभग कुछ लगी थी, मतलब 58 के एंड में जाकर खत्म हुई थी। नवंबर में कहीं जाकर, कुछ नवंबर दिसंबर तक जाकर पूरी तरीके से कंट्रोल आई थी। तो शुरू में काफी जगह पर ब्रिटिश लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। कई जगह इनकी छिन गई थी, वहां के जो लोकल राजा थे, जैसे कि झांसी की रानी है, झांसी उनके हाथ से चली गई, लखनऊ और कानपुर, ये कई जगह पर उनको हार का सामना करना पड़ा, और ये रियासतें उनके हाथ से चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर वापस उसको अपने हाथ में ले लिया था। तो शुरू में इनकी हार हुई थी। 25 सितंबर ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हैवॉक एंड ऑट्रिम एंटर द रेजिडेंसी ऑफ लखनऊ। जुलाई में शाहमल, जो एक पॉपुलर नेता रहे थे, उनको युद्ध में मार दिया था। और 1858 अगले साल जून में, 1 साल बाद, झांसी की जो रानी थी, जिनका नाम आप सब जानते हैं, उनकी भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी वो। अब करते हैं कि ये है क्या, असामान्य समय में सामान्य जीवन। उस समय पर के आसपास का जो लाइफ चल रही थी, वो थी क्या, कि लोग, जो आम जनता है, वो किस वजह से परेशान हो रही थी, कि वो आम जनता भी इन सिपाहियों के साथ मिली थी। तो इस असामान्य समय में, मतलब जब हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उस समय में आम लोगों की जिंदगी क्या थी।
ऑर्डिनरी लाइफ क्या थी। विद्रोह के महीने में शहरों में क्या हुआ, उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। और मतलब ये जो 1.5 साल पूरा विद्रोह चला था, तब आम जनता को जो विद्रोह तो कर ही रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई थी। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इस रिपोर्ट को पढ़िए। ये है 10 जून को शुरू हुआ था, मई को शुरू हुआ था, तो ये लगभग 1 महीने बाद की एक रिपोर्ट है। यही हालात सब्जियों और साग के भी है। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुचड़ों ने रोक कर रखा हुआ है। मतलब जो सब्जी को बचा के जमा करके रख लेते हैं, जमाखोर। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिरा कर रह जाते हैं, क्योंकि पहले जो अमीर लोग हैं वो उसको लेते हैं, क्योंकि वे चीजें खास लोगों के लिए होती हैं। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला ये है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब शुफा खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हरामखोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है, और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देंगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के हल्के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। अब जो विद्रोह कर रहे थे लोग, तो उनकी लाइफ ऐसे क्यों है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने पहले से प्लानिंग किया हुआ था ना, कि उन्होंने मार्केट को कैप्चर करना है। इंटर जो इंडियन ट्रेडर्स थे उससे पहले, जो सारे के सारे अपने देखा होगा बॉर्डर लाइंस के जितने भी कोस्ट हैं वहां पर अपने ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले उनको अपने कब्जे में लिया था। वहां के पोर्ट, जो इंडियन ट्रेड है उसको पहले बंद किया था। इसका मतलब कि पूरी तरह से डिपेंडेंसी ब्रिटिश लोगों पर यहाँ के आम जनता की हो गई थी। यहाँ के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो एंशियंट टाइम्स में हुआ करते थे, वो ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों को खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। सब कुछ पूरा का पूरा इकोनॉमी और पॉलिटी, ये दोनों चीजें ब्रिटिश लोगों के हाथ में थी। तो विद्रोह करेंगे भी तो फिर उससे बाकी उनकी इकोनॉमी जो ब्रिटिश लोगों के हाथ में, उससे तो वो सफर करेंगे ही, ऑलरेडी सफर कर रहे थे। तो वो पावर जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर, वो अपने हाथों में बहुत लंबे समय तक लोग नहीं बना पाए थे। बेल ऑफ आर्म्स इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। वो स्टोर रूम इंग्लिश लोगों का, जहां पर अपने पूरे के पूरे वेपन्स वो रखते थे, उस स्टोर रूम को बेल ऑफ आर्म्स कहा जाता है। फिरंगी, अ टर्म ऑफ पर्शियन ऑरिजिन, जो हम फिरंगी बोलते हैं थे उस समय पर, ये शब्द प्रचलन में आया था अंग्रेजों के लिए या फिर उन सभी लोगों के लिए, जैसे चाहे वो पोर्चुगीज हो या फ्रेंच हो या कोई भी हो, जो लोग फॉरेनर्स हैं, और फॉरेनर्स पर्टिकुलर यूरोपियंस हैं वो सभी, तो उनको फिरंगी बोलते हैं। ये एक पर्शियन टर्म है और ओरिजिन से पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रैंक। शायद फ्रैंक के लोगों से उन्होंने फिरंगी बोलना शुरू किया, जो फ्रांस के लोग हैं आए थे वो भी, तो उन्होंने फिर जनरल टर्म में सभी को फ्रैंक बोलना शुरू कर दिया होगा। यूज उर्दू एंड हिंदी ऑफन इन अ डेरोगेटरी सेंस टू डिजिग्नेट ऑफ फॉरेनर्स, मतलब एक गंदे अंदाज में उनको ये करने के लिए कि ये लोग तो फिरंगी है, चिढ़ाने वाले उसमें। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन 1857 एंड पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट। अब क्या है, टाइमलाइन कैसे चल रहा है, कहाँ से धीरे धीरे शुरू हुआ था। 10 मई को शुरू हुआ था, और वैसे 10 मई का ना बोले तो अप्रैल में सबसे पहले इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने कर दी थी। ये ऑलरेडी एक प्लान्ड वे था, लेकिन सब लोग बिल्कुल चुपचाप चल रहा था। वैसे हमको मतलब पढ़ाया जाता है नहीं, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन करते हैं कि प्लान्ड है कि नहीं है। लेकिन एक्चुअली लोगों ने, अगर प्लान्ड नहीं होता तो हर एक जगह पैटर्न सेम ना होता, इतने सारे लोग एक साथ एक ही समय पर उठे ना हुए होते। तो ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दबी दबी तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से ये चीजें प्लान हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही
इंडियन लोगों में कमी क्या थी कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे। मतलब ऑर्गेनाइज तो है कि चलो हम इकट्ठे आके रिवोल्ट करते हैं, बट सिर्फ इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठी हो जाना जरूरी नहीं है। वो ऑर्गेनाइज होना भी जरूरी है कि कौन किसका क्या काम है, और एक लीडर होना पर्टिकुलर जरूरी है। अब लीडर इन्होंने बहादुर शाह को तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए था, वो एक्चुअल में तो लीड नहीं कर रहे थे। लीडर ही अगर काबिल हो तो ही वो बताता है कि किस दिशा में हमें किस समय पर क्या काम करना है, तो ही वो सफल होता। तो खाली नाम के लिए तो बहादुर शाह को बना दिया लीडर, कि भाई हमारा भाई नाम हो गया कि अगर हम जीतते हैं तो हमारा राजा बहादुर शाह कहलाएगा। लेकिन सब लोग अपने अपने हर एक जगह पर अपने अपने तरीके से हो रहा था, वो उतना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन्ड वे में नहीं हो पाया था। तो इसलिए अप्रैल में जब शुरू हुआ था तो 18 अप्रैल को इसको फांसी दे दी गई थी, जब सबसे पहले इसने शुरू किया था। तो अप्रैल के उसमें फिर काफी विद्रोह हुआ था। लोगों ने चुपचाप इस चीज को डिस्कस किया कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, होना तो हमने 10 मई में शुरू करना था, पहले ही हो गए। तो बाद में लेकिन जब उभर कर सामने आया 10 मई को, तब तक अंग्रेजों को उस चीज की भनक लग चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो 10 मई 1857 को मेरठ के लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। नेटिव इन्फेंट्री में धीरे धीरे ये स्प्रेड होता चला गया था कि अगले दिन वहां पर हो रहा है, अगले दिन वहां पर हो रहा है, और ये भी प्लान था कि भाई पहले यहाँ पर होगा। तो क्या है, ब्रिटिश लोग अगर इसको ठीक करने के जाएंगे तो वो दूसरी जगह कर देंगे, तो हर एक ही समय पर उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो कहाँ कहाँ जाए। वो इकट्ठे होकर एक जगह क्योंकि ब्रिटिश तो लोग थोड़े ही थे, वो अगर एक जगह को कैप्चर करने ठीक करने जाते हैं तो इतनी देर में दूसरी जगह से न्यूज आती है, फिर तीसरी जगह से, और ऐसा कॉन्टिन्यूस होता जा रहा था। तो ये जो म्यूटिनी है ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी, एक एक के बाद एक, दूसरी जगह से फिर तीसरी, और ऐसी। तो शुरुआत मेरठ से हुई थी। सिपर्स ने किया क्या था कि जो उनके बेल ऑफ आर्म्स है, मतलब स्टोर रूम्स है वेपन्स के, उनको सीज कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया था। और जो उनकी ट्रेजरी है, धन वगैरह है, उसको लूट लिया था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लड़ने के लिए उनको हथियारों की और इस ट्रेजरी की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो जो सभी सिपाहीज थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई पहले इस चीज को हमने छीन लेना है, उसके बाद ही हम लड़ाई कर पाएंगे। बिना बंदूकों के हम इन लोगों से तो नहीं लड़ पाएंगे। अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उन पर अटैक किया, जैसे जेल कोर्ट है, मतलब जो जेल में कैदी है, जिनको कैद करके रखा हुआ है इंडियन लोगों को, जो एक्चुअल में कैदी मतलब कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, तो उन लोगों को सबको छुड़ा दिया। कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, बंगला, ट्रेजरी, सब पे अटैक कर दिया एक साथ, और वहां पर अगर बच्चे औरतें हैं उन पर भी अटैक कर दिया था। सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और उसके बाद वहां से वो दिल्ली पहुंचे, और ऑर्डिनरी लोग वहां से फिर उनके साथ जुड़ गए थे, और फिर वो बाकी जगह फैला। द सिपाही अपील टू मुगल एम्पर बहादुर शाह टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। पहले तो उन्होंने भाई मना कर दिया, लेकिन बाद में हाँ भर ली थी। रिवोल्ट सिक्योर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी, भाई सिक्योर कर लिया कि हम जीतते हैं तो हमारा राजा ये कहलाएगा, फिक्स हो गया है अब। मतलब हम सिर्फ ऐसे भीड़ में ऐसे ही कुछ लड़ नहीं रहे। ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइन द सिपाही इन अटैकिंग द ब्रिटिश। लखनऊ में ये है लड़ाई, ये ब्रिटिश लोग हैं, ये सिपाही हैं, भाई हो गए कि अब तो मारकाट होगी। तो शुरू में इसीलिए इन लोगों को जो ब्रिटिश लोगों को हार इसीलिए हुई क्योंकि वो थे थोड़े से, उनको एकदम से अटैक दिन का और ये सब चीजों का एग्जैक्ट नहीं पता था क्या हो रहा है, होने वाला है ऐसा कुछ, ये तो उनको भनक लग गई थी। तो ये इन्होंने कर दिया अटैक, और ये संख्या में ज्यादा थे, बहादुर भी थे, सब कुछ है भाई, हिम्मत भी है और वीर भी है, सब कुछ है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर तरीके से, सॉरी मतलब डिसिप्लिन्ड नहीं है पूरे तरीके से। सब अपने अपने तरीके से काम, हर एक जगह पर अपने तरीके से और अपनी ही वो हो रही है। एक सेंटर नहीं है इन सब चीजों का, जहां से कहाँ से कमांड जानी है, सब अलग अलग तरीके से ही लड़ रहे हैं। पोर्ट्रेट ऑफ बहादुर शाह, ये ऐसे दिखते थे बहादुर शाह, देखो भाई, गरीब जनता मर रही है और इनको हीरे जवाहरात पहने हुए इन्होंने। In towns like Lucknow, Kanpur and Bareilly, money lenders and the rich also became the object of rebel anger. लखनऊ कानपुर वगैरह पर अब जो मनी लेंडर्स थे, हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ये जो मनी लेंडर थे या जमींदार थे, जो चापलूस थे ब्रिटिश लोगों के, ठीक है, मतलब सभी मनी लेंडर सभी अच्छे सभी बेकार थे ऐसे नहीं थे, पर जो मैक्सिमम ब्रिटिश लोगों ने उन्हीं को अपना चापलूस बनाया हुआ था, जो स्वार्थी थे, जो उनके साइड में रहने को तैयार थे। तो वो भी इन रेबल
लोगों के एंगर का शिकार हुए कि भाई अब इनको भी मारो, इन्होंने भी हमें इन अंग्रेजों के साथ मिलकर सताया है। हाउसेस, उनके जो घर है उनको लूट दिया गया, उनके पर्चे वर्चे सब जला दिए और जो भी था उनका सब लूट के ले गए। म्यूटनी इन द सिपाही रैंक टर्न टू अ रेबेलियन, और उसके बाद ये बहुत बड़ा विद्रोह सिर्फ एक जगह से विद्रोह से बन के पूरी क्रांति के रूप में फैल गया था। डिफाइड ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की, एवरी कैंटनमेंट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न। हर एक जो कैंटनमेंट थी इनकी सिपाहियों की, वो एक सिमिलर पैटर्न में कर रही थी कि भाई हमको पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो शुरुआती चीजें तो डिसाइड थी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद ये चीजें बट गई थी। कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटनमेंट, काफी उन सभी में कम्युनिकेशन था। जैसे कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता था? रोटियों के थ्रू। गांव गांव तक जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो रोटी देने के थ्रू होता था। तो ब्रिटिश लोगों ने जांच भी की, वो रोटी को फाड़ के देख रहे हैं इसके अंदर कोई संदेश है, चिट्ठी है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा था उनको। तो ये चीज उनको भनक तो लग रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये समझ नहीं आया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि जो बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से चल रहा था, और वो रोटी जो थी वो इसका रिवोल्ट का, इस क्रांति का साइन बन गई थी कि एक व्यक्ति अगले गांव में रोटियां देकर जा रहा है और वहां से और 5 गांव में रोटियां पहुंच जाएगी, और रोटी देते हुए उन्हें अपना जो प्लानिंग है वो आगे पहुंचानी होती थी कि भाई हमने ये प्लान किया और ऐसा होने वाला है और आप लोगों को उस समय पर ऐसा करना है। तो ये इस तरीके से हो रहा था सारा कम्युनिकेशन रोटी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, 7th अवध रेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कैटरेज। जैसे कि भाई उन्होंने बताया कि एक ने पहले जो कैटरेज था उसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम इसको नहीं छीलेंगे, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे वही चीज दूसरी जो इन्फेंट्री की है, अगली वाली जो सिपाही है दूसरी कैंटनमेंट के, उन्होंने फिर वो किया, उन्होंने भी फिर सेम वही बोला, और अगले वालों ने फिर ऐसा सेम बोला कि हम नहीं करेंगे। सिपाही मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एंड पीपल टॉक अबाउट द रिबेलियन। वॉज द रिवोल्ट प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड? तो क्वेश्चन अगर करते हैं तो इन चीजों का क्या है, कहानियां हैं इनके बारे में जो हमारे पूर्वजों ने सुनाई है, इनके बारे में रिटर्न कोई सोर्स नहीं है। तो रिटर्न नहीं है तो क्या, जो चीज लिखी नहीं गई तो वो है नहीं, ऐसा तो है, जरूरी नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड आंसर टू सच क्वेश्चंस, हाउएवर सम इवेंट्स प्रोवाइड हिंट्स टू हाउ द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज। तो कुछ इवेंट्स जो लोग अंग्रेज लोग बोल अपनी डायरीज में, अपने मेमोरीज में लिख रहे हैं कि भाई हमने ऐसा देखा था, वहां पर ऐसा हो रहा है, तो उससे ये चीजें पता चलती हैं थोड़ी बहुत कि भाई हाँ, और उन्होंने प्लानिंग और ऑर्गेनाइज वे में किया था। कैप्टन हर्सी ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस गिवन प्रोटेक्शन टू हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स। 41st native infantry which stationed in the same area insisted the military police to kill Hersey. The military police refused to do so. तो भाई इसको मारने के लिए वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि इसको तो मारना है, इसने अत्याचार किए, लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो उन्होंने उसकी रक्षा की और बोला कि हम नहीं मारेंगे, क्योंकि कुछ जो ऐसे इंडियन लोग थे जो ब्रिटिश लोगों के साथ में थे, मतलब उसको लॉयल्टी बोलो या फिर उसको चापलूसी बोलो, वट एवर, मैटर वुड बी सेटल्ड बाय पंचायत कंपोज। तो फिर ये जो मैटर क्या करना है वो लोग पंचायतों में अपनी रात को बैठकर डिसाइड करते थे कि रात को बैठकर पूरा का पूरा कानपुर सिपाही लाइन में बैठा डिसाइड कर रहा है कि हमको अगले दिन, अगले महीने या फिर क्या क्या करना है उसमें। ये चार्ल्स बॉल अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं कि हमने ऐसा देखा है पंचायत में रात को लोगों को बैठते हुए और डिसाइड करते हुए अपना फ्यूचर। ठीक है, दूसरा असिस्टेंट और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा असिस्टेंट का अनुभव बताता। अब ये भी बोल रहे हैं कि भाई मैं एक जगह चला गया था, मैंने तो इंडियन कपड़े पहने थे, तो उसको लगा कि भाई मैं इन्हीं के साथ में हूँ। तो एक मुस्लिम तहसीलदार, मैं वहां मिलने गया था किसी से, तो उसको लगा कि मैं इनके साथ में हूँ, तो उसने मुझसे ऐसा पूछ लिया क्या खबर है अवध की, कैसा चल रहा है। सिस्टर ने कहा अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब आली को भी पता चल जाएगा। तहसीलदार ने कहा भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। तो बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था, ये जो मुस्लिम तहसीलदार था। तो उसने पहले इस सिस्टम को लगा कि ये इनकी साइड में ही होगा ऐसा कुछ। नेचर ऑफ लीडरशिप एंड सपोर्टर्स। अब जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? रेबल नीडेड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली एक लीडरशिप भी चाहिए, ऑर्गेनाइज भी लोगों को होना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो लीडर्स थे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, वो एक सेंटर में नहीं थे, मतलब सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं था उन लोगों का, जबकि ब्रिटिश लोगों का पूरा कोऑर्डिनेशन एक जगह से हो रहा था। इसीलिए उनका डिसिप्लिन जब होता है ना, वो बहुत बड़ी बात है।
किसी मैंने कोई स्टोरी पढ़ी थी कि कोई राजा और कोई ब्रिटिश बाद में डिस्कस कर रहे थे कि हम इतने ज्यादा होकर भी, मतलब हम में वीरता की भी कोई कमी नहीं है, हम पूरे स्ट्रेंथ भी है हमारे ऊपर और सब कुछ है हमारे पास, हम संख्या में भी ज्यादा हैं और हर एक चीज की है हमारे पास, हम फिर भी क्यों हारते हैं तुमसे। तब उसने बताया था कि क्योंकि आप लोग ओबीडियंस नहीं मानते, हम हर एक इंसान अपने तरीके से सोच रहा, अपने तरीके से काम कर रहा होता है, आप लोग इकट्ठे नहीं हैं, हर एक इंसान अलग तरीके से लीडर बनना चाह रहा है, ये प्रॉब्लम है। एट फर्स्ट बहादुर शाह रिजेक्टेड दिस डिमांड। तो जब उन्होंने ओल्ड मुगल एम्पर के पास पहुंचे तो बहादुर शाह ने पहले रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब सिपाही ने उनको जबरदस्ती की उनके साथ रेड फोर्ट में कि भाई अवहेलना की उनकी एटिक्वेट्स की कि भाई आपको हमका हमारा रिबेलियन का लीडर नॉमिनल ही सही बनना तो जरूर पड़ेगा, तो उन्हें मानना पड़ा। म्यूचनी, a collective disobedience of rules and regulations with the armed forces. revolt, म्यूचनी होता है जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था। revolt, rebellion of people against established authority and power, जो भी कोई पावर है उसके अगेंस्ट लोगों का विद्रोह होना। द टर्म रिवोल्ट एंड रिबेलियन कैन बी यूज सिनोनिमसली, मतलब रिवोल्ट या रिबेलियन, ठीक है। In the context of revolt of 1857, the term revolt refers primarily to the uprising of civilian population. Peasants है जिसमें जमींदार है, राजा है, जागीरदार है, while the mutiny was of the sepoys, ठीक है। तो सिपाहीज की म्यूटनी शुरू हुई थी और उसके बाद रिवोल्ट और रिबेलियन बन गया था क्योंकि इसमें आम लोग भी शामिल हो गए थे। कानपुर में जैसे कि नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, जिनसे ये सब जो पूरा मराठा पावर था वो डिवाइड हो गया था बाद में पेशवा के बाजीराव के बाद, तो अलग अलग चार सारी अलग अलग रियासतें पेशवा की बन गई थी, कहीं गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सब जगह से डिवाइड हो गए थे वो। तो उस डिवीजन का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और सब खत्म कर दिया, लेकिन फिर वो सिर्फ एक नाम के पेशवा रह गए थे उनके लोगों के लिए, ठीक है। तो कानपुर में जो फिर नाना साहेब थे पेशवा बाजीराव के सक्सेसर, वो इस रिवोल्ट के लीडर बने। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लीडर बनी, बिहार में कुंवर सिंह थे, अवध में वाजिद अली शाह जो नवाब है उनका हटाना काफ़ी, क्योंकि इसी साल हुआ था तो ये काफ़ी लोग फ्रेश था लोगों के दिमाग में। तो लखनऊ में बिरजिस कदर जो थे वो यंग नवाब थे, वो इनके लीडर बन गए थे। लोकल लीडर्स काफ़ी सारे जो पीजेंट्स हैं, जमींदार हैं, उनकी एरिया में ये लोग लोकल लीडर भी आ गए थे, मतलब गांव गांव और जगह पर भी। तो अगर गांव में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी एक इंसान चाहिए लीडर, वैसे लोकल लीडर्स भी काफ़ी सारे थे डिस्ट्रिक्ट और गांव वगैरह में। जैसे परगना बरोत में उत्तर प्रदेश में शाहमल है, गुन्नू ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर, तो इन ट्राइबल लोगों का छोटा नागपुर में गुन्नू लीडर था, कोल ट्राइबल्स रीजन में कोल ट्राइबल्स का। ये पिक्चर है रानी लक्ष्मीबाई की और ये नाना साहेब की। ये जब 1858 के एंड में, 1.5 साल बाद जब रेबेलियन खत्म हो गया था, मतलब कोलैप्स हो गया था, तब नाना साहेब तो बच तो गए थे, तो वो नेपाल भाग गए थे अपने खुद के बचाव के लिए। टू रेबल्स ऑफ 1857, शाहमल। अब दो कहानियां बढ़ते हैं, एक तो ठीक है शाहमल की। शाहमल हमने कहाँ देखा था, ये शाहमल उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। शाहमल विलेजेस ऑफ परगना बड़ौत इन उत्तर प्रदेश। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वे एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश में फैला हुआ था, 84 गांव में, मतलब यानी कि, ठीक है। तो पुराने जो लोग होते हैं ना अपने गांव को अपना देश बोलते हैं कि भाई हम अपने देश जा रहे हैं, वो अगर कहीं बाहर होते हैं तो अपनी गांव को देश बोला जाता है। तो 84 देश या 84 गांव मिलकर बना हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी, यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। जो हमने ये वही कहानी जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि भाई लगान इतना ज्यादा हो रहा है और जो ये बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं, ये उनका फिर जब जो उन्होंने ऋण लिया वो पे नहीं कर पाते तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते। तो यही कहानी वहां पर भी होती जा रही थी, ठीक है।
शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। वहां के जो गांव-गांव के मुखिया हैं 84, उनको संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगे। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। मतलब जब वो जीत गए तो एक जगह पर डेरा डाल दिया अफसर के बंगले में और उसको अपना अड्डा बना लिया। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। गुप्तचर होना ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, सिस्टम रहा है। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है, लेकिन जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। तो ब्रिटिश लोग और एक इनकी खासियत थी कि वो लोगों को ढूंढने की बजाय, मतलब जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो तो तितर बितर हो जाते थे जब अंग्रेज आते, भैया आओ भाग जाओ, अब पीछे से उनको लूटमारी करो। तो कौन लीडर बन रहा है? अगर लीडर ही मर गया तो बाकी सेना तो अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इन लीडर्स को पकड़ा और उनको फांसी चढ़ाई या उनको युद्ध में गोली से मार डाला। ये काम इन्होंने किए थे कि लीडर्स को ढूंढो, क्योंकि संख्या में तो ब्रिटिश कम है, कितने ही लोगों को मार लेंगे, कितने लोगों को वो फांसी पर चढ़ाएंगे। तो इन लीडर्स को पकड़ा और इनको खत्म किया। सब लोग अपने आप तितर बितर हो गए। फिर इस तरीके से इन्होंने लंबा समय लगा, लेकिन 1.5 साल। मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरी कहानी। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 56 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। यहाँ पर जिहाद का मतलब है कि जो ब्रिटिश हैं उनके खिलाफ हमें जिहाद करना है, ठीक है। विद्रोह ही होता है कुछ कि भाई उन लोगों को मार देना है, ऐसा है। तो जिस के खिलाफ जिहाद होना मतलब उसको खत्म करना, ठीक है। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए लोग उन्हें बाग डंका शाह कहने लगे थे। क्या नाम है? बाग डंका शाह। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से उत्प्रोत हैं। जब 56 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 57 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया, तो भैया नेता बन गए। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनके बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। तो कहानियां खत्म होती हैं, क्या क्या हो रहा था बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरीके से फिर आगे अपना काम किया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या हो रहा था। तो कहानियों जैसा ही पूरा चैप्टर है कि 1 से 1.5 साल की कहानी बताई गई है पूरी, 57 मतलब 56 57 58 ऐसा कुछ आसपास क्या हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर नहीं है, इसलिए ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगली स्टोरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, उन लोगों तक भी पहुंचाइए। और सिर्फ जो लोग मेरी वीडियो देखकर जाते हैं, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी, सब्सक्राइब भी करना होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।